अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? या का नाम हो या का नमस्ते। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमें किसी भी बिजनेस को अगर कैटर करने जाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने जाते हैं, हम करने जा रहे होते हैं, हम रिसर्च करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि भाई ये रिसर्च करना ज़रूरी क्यों है, कि अगर हम किसी बिजनेस को जब करने जाते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस को रिसर्च करने से। तो मैंने इस चीज़ में तीन तीन चीज़ें हाईलाइट की है। सबसे पहले फाइनेंस के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है प्रोडक्ट और सर्विसेज की किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप एवेल्युएट करेंगे अपने मार्केट के लिए। और तीसरी चीज़ मार्केट है कि किस मार्केट में जाना चाहोगे, कंज्यूमर कौन है, उस प्रोडक्ट के सब चीज़ें आपको एवेल्युएट करनी पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है ना रिसर्च के लिए, वो होता है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास कैपिटल क्या इंजेक्ट करोगे आप, और उस कैपिटल से क्या आप कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस आप स्टॉक अप करोगे। सही है ना। मैं एक मिसाल लेता हूँ कि अगर आप एक कारोबार करने जाते हो तो आप सोचते हो यार मैं कैपिटल कोई भी इंजेक्ट करूँगा। अच्छा, ये कैपिटल मैं कैसे इंजेक्ट करूँगा? क्या मैं लोन लूँगा, क्या मैं पर्सनल सेविंग्स करवाऊंगा? बहुत सारे और मेथड्स होते हैं जो बड़ी कंपनीज करती है कि शेयर इशू करती हैं, राइट इशू करती हैं। इसके बारे में डिटेल्स आती हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको बता दूँ। बहुत सारे फैसले होते हैं जो आपको करने होते हैं कि भाई ये पहला वाला आस्पेक्ट कैसे करें, जो सबसे मुश्किल तरीन होता है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट होता है ना सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। लोग घबराते हैं इसको करते हुए। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं हो कि पैसा लगाया और डूब गया। तभी तो हम कहते हैं कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिसर्च करने का मकसद ये हो गया कि अगर मैं कैपिटल लगाता भी हूँ तो किस प्रोडक्ट पे लगाऊंगा, किस सर्विस पे लगाऊंगा, और मुझे इस रिसर्च से ये पता लगेगा कि मैं फाइनेंस कैसे करूँगा अपने कैपिटल को। मेजॉरिटी आपने लोगों को देखा होगा। मैं एक बहुत लेवल एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग कहते हैं यार नाहिद की या उसके इतिहास की लेते हैं, के पास तो बहुत पैसा है, इन लोगों के पास तो फोर फादर से पैसे चले आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताएं, एक चाय का केबिन वाला पठान हो गया या एक पान के खोखा वाला हो गया, बहुत छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, या एक शूज़ की दुकान हो गई या ग्रोसरी आइटम जो छोटी छोटी होती है। ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू में इनको वो सेल वो कैश सेल नहीं मिलती है उनको, जो उनके कैपिटल को कवर कर सके। उस कैपिटल को कवर करने का नाम होता है पे बैक पीरियड, कि वो इस कैपिटल को लगाने से हमें इसका पे बैक कब मिलेगा, हमें इसका रिटर्न कब मिलेगा। तो शुरू में ये स्टेप सबसे मुश्किल होता है, इसीलिए इसको सबसे रिस्की स्टेप कहा जाता है, और इसके लिए रिसर्च की जाती है। अच्छा, लोग अक्सर बोलते हैं सर बैंक से पैसा लेंगे, लोन लेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। भाई मेरी बात सुने, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको सिर्फ लोन से ही एक्विजिशन करनी है फाइनेंस की। आप रिसर्च करते वक्त अपने फाइनेंस को, अपने सेविंग्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म को करने के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आप दुनिया में बहुत सारे नाम देखेंगे जिन्होंने शुरू में जॉब्स की और अपनी सेविंग्स को बचाते गए, और उस बचाने के बाद उन्होंने एक बिजनेस को खुद सेटअप किया। लोगों ने बहुत सारे दूसरे तरीके के इस्तेमाल किए, लेकिन सबसे चीपेस्ट मोड होता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा खर्चा ये होता है कि यार किसी से पैसा लेके लगाएंगे और वो डूब गया तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, क्या फाइनेंस को एक्यूमुलेट कैसे करेंगे। अगर इसके बारे में आपको और क्वेश्चन होंगे सर, और कोई तरीका और कोई ऐसी कोई टिप इसके लिए कि इस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप को मैं फुलफिल कर सकूँ, तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। सही है। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि यार मैं इस कैपिटल को लगाऊँ तो कहाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्विसेज भी लिखा हुआ, प्रोडक्ट भी लिखा हुआ। देखिए, दिस इज योर चॉइस कि आपका इंटरेस्ट किसमें। बहुत सारे लोग आजकल जो सबसे कॉमन ट्रेंडिंग वाला जो बिजनेस चला हुआ है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है, वो है लोग यूट्यूब पे आते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, उस कंटेंट को ग्लोबली भी जाता है और ग्लोबली भी जाता है। देखिए, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, दोनों का डिपेंड होता है व्हाट इज योर इंटरेस्ट। देखिए, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट के अंदर और इसमें
मार्जिन से कम होते हैं एज कम्पेयर टू सर्विसेज। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है सर्विसेज जो होती है ना वो एकदम से बूस्टअप नहीं हो पाती। मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपने यूट्यूब के अंदर एक चीज़ नोट की होगी कि हर कंट्री का रेट अलग होता है, उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से। पाकिस्तान का कुछ अलग होगा, यूएस का कुछ अलग होगा, किसी का अलग होगा। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर सर आप अपना मार्जिन को डिफाइन करें, आप अपना मार्जिन को डिफाइन करें। ना मुझे प्रोडक्ट पे आप प्रोडक्ट में हमेशा मैं लोगों को इंस्पायर करूँगा। दुनिया में जितने भी बिजनेस बहुत बूस्टअप हुए हैं वो बहुत बूस्टअप हुए हैं, जैसे एलन मस्क की बात है, बहुत दूसरे लोग हैं, उन सबका प्रोडक्ट है वही चीज़। इस प्रोडक्ट की ब्रांचेस बहुत सारी निकल सकती हैं, सर्विसेज में आप ब्रांचेस इतनी नहीं निकाल सकते जितनी आप प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं। खैर बात कहीं और क्या चलेगी। तो आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूँ, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जब मैं एडवर्टाइज करने जा रहा हूँ, मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसके कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं और इसमें कंपटीशन कितना मिलेगा मुझे। देखिए लोग जो है ना उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें कोई इनोवेटिव चीज़ होती है, कोई इनोवेशन होती है। अब मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहूँगा, पिज़्ज़ास की एग्जांपल लेना चाहूँगा। कराची में 1000 पिज़्ज़ा पार्लर थे, आपने नोट की होगी, लेकिन कुछ ही ब्रांड जो है वो सक्सीड कर पाते हैं। वजह क्या है? सबका चीज़ अलग, सबका चीज़ एक है, सबका कंटेंट सेम होता है। वजह क्या आती है? वजह ये आती है कि कोई ना कोई ऐसी इनोवेशन उसके अंदर होती है जिससे उसका टेस्ट प्रूव करता है। हज़ारों टाइप आप पिज़्ज़ा पार्लर आपको मिलेगी, लेकिन कुछ का ब्रांड बहुत ज़्यादा एकदम से सक्सीड कर जाता है। और तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, बहुत सारे लोग मार्केट्स में विन भी कर जाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट ऐसा होता है कि लोग उनके प्रेफरेंस को जानते हैं। तो आपको क्या हो गया, आपको कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना होगा तो आप कॉम्पिटिशन देते हैं। कस्टमर क्या चाहता है आपसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, और आपका कॉम्पिटिशन भी। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपको मार्केट, कि आप किस मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके वो एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझ में आएगा। आपने यूनिलीवर के बहुत सारे ब्रांड के सर्व देखे होंगे, आपने देखा होगा बोनस का एडवर्टाइजमेंट हमेशा गांव बोर्ड में बनता है, गांव बोर्डों में बनता है, जबकि सर्व एक्सेल का जो ऐड होगा वो कराची या अच्छे पॉश इलाकों में जाता है। वजह क्या आती है? बोनस की वो क्वालिटी एज कम्पेयर टू सर्व एक्सेल नहीं है, प्राइस कॉन्शियस भी है, प्राइस उसकी ज़्यादा सर्व एक्सेल की इसकी कम है। तो आपको देखना पड़ता है कि आप किस मार्केट में जाने वाले हो और वहाँ के कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है और उस जगह पे कितना कंपटीशन है। वो चीज़ होगी दोस्तों। ये चीज़ें वो बनाने की चीज़ है कि अगर आप एट द इनिशियल स्टेज पर हो और आप आज से अपने बिजनेस को रिसर्च करते हो कि यार मैं देखूं कि मैं किस बिजनेस में जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों रिसर्च वर्क के लिए आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छी सोर्स है जिससे आप वेरियस डाटा एक्यूमुलेट कर सकते हो, पास्ट के ट्रेंड का कि क्या लोगों की बाइंग प्रेफरेंसेस रहेगी। मैं एक एग्जांपल और कर देता हूँ आपको। आपने कभी देखा कि आपके इलाके मोहल्ले में कोई स्टेशनरी वाला होता है, स्टेशनरी वाला होता है, अच्छा एक स्टेशनरी वाला होता है नॉर्मल, एक स्टेशनरी वाला होता है कि जिसमें स्टेशनरी के साथ साथ और दूसरी चीज़ें रखी होती है, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल रखी हुई है, कोई गिफ्ट पेपर रखा हुआ है, कोई और गेम्स रखे हुए हैं, कोई वो उसमें बबल्स रखे हुए हैं बच्चों के लिए। तो उससे क्या होता है, आप अपने कंज्यूमर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया। आपने प्रोडक्ट तो बोल दिया मुझे स्टेशनरी खोलना है, स्टेशनरी के साथ आपने मार्केट भी देख ली, कॉम्पिटिशन भी देख लिया, कंज्यूमर भी देख लिया। टारगेट कंज्यूमर कौन है? टारगेट कंज्यूमर बड़े नहीं है, बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, उनको नई नई पेंसिल्स नज़र आती है, कलर पेंसिल्स नज़र आती है, मार्कर्स नज़र आते हैं, स्टिकर्स नज़र आते हैं, बोलते हैं नहीं बाबा यहीं से लेना है, उनको वही स्टिकर मिलेगा। वो हालांकि दूसरी दुकान में वो स्टिकर मिलेगा लेकिन वो उसी दुकान में जाएगी जहाँ पे उन्होंने पहले स्टिकर लिया। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि आपको बिजनेस किस तरीके से अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है एट द इनिशियल लेवल, कैसे अपने आप बिजनेस को इनिशिएट करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इन सब में सबसे मुश्किल स्टेप सर फाइनेंस का। देखिए दोस्तों मैं एक बात करूँगा, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बगैर रिस्क लिए हुए आप कभी दुनिया में सक्सीड नहीं कर सकते। मैं एक
एक वीडियो सुन रहा था, एक इंडियन प्रोड्यूसर है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने एक पहली मूवी बनाई, तो उसका नाम था मेरे ख्याल से मेरा नाम है छोटा, सुपर फ्लॉप गई वो, सुपर फ्लॉप गई वो। हमने बोला यार सुपर फ्लॉप हो गई, ये क्या मसला है, सारा पैसा ज़ाया हो गया, सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया। उन्होंने फिर एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा मुझे बनानी है, उन्होंने बॉबी एक फिल्म है, आप लोग सब जानते होंगे, वो मूवी बनाई है, तो वो बनाने का एक आइडिया है, इरादा किया है कि मैं ये मूवी प्रोड्यूस करूँगा और फिर मैं बनाऊँगा। तो उस वीडियो, उस बॉबी फिल्म बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद ऐसा कर दिया कि अपने आर्ट स्टूडियो गिरवी रखवा दिया, मॉर्गेज करा दिया, अपने बीवी के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह सब गिरवी रखवा दिया, और घर पैसा जितनी चीज़ें थी ना सब गिरवी रखवा दी। यानी कि अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो वो प्रोड्यूसर साहब, वो डायरेक्टर साहब जो है रोड पर आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। कितना बड़ा रिस्क लिया इस फाइनेंस को रिक्वायर करने के लिए, इस पूरे स्टेप को जाने के लिए, सही है ना दोस्तों। अब आप मुझे खुद सोचें, जब इतना रिस्क होता है ना दोस्तों, तो आपके दिल से और आपके माइंड से ना बेस्ट निकलता है, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर कोई बिजनेस ऐसा मसला कर गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी, मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये रिस्क लेने से ना आपका जो जहन का और दिल का जो बेस्ट होता है ना, वो सामने आता है। एलन मस्क ने, मैं एक बहुत अच्छी इनका रीड कर रहा था, एलन मस्क ने अपनी चलती हुई 1000 करोड़ डॉलर की कंपनी बेच के दूसरे कारोबार में लगा दी, वो कंपनी बंद कर दी और खुद रेंट के घर में रहने चले गए। आप खुद सोचें, अगर आप 1000 करोड़ डॉलर के मालिक होंगे, आप कभी ऐसा स्टेप लेंगे कि चलता हुआ बिजनेस बंद करके नए बिजनेस में आ गए और वो सारा पैसा नए बिजनेस में डाल दें? नहीं करेंगे, उसमें रिस्क, असल चीज़ होती है रिस्क लेना। सही है, थोड़ा बहुत हर्डल्स आते हैं कि यार आपको कैसे बिजनेस करना है, ये अंडरस्टैंडिंग के बहुत मुश्किल स्टेप होता है, ये बहुत मुश्किल स्टेप होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव भी होता है। तो ये आज की कुछ चीज़ें जो मैंने आइडेंटिफाई करनी थी आपके बारे में। अगर आपके माइंड में, थॉट में कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो इन सारी चीज़ों को या इस रिसर्च को आपको इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट डाल के दे सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट अगर मैं आप लोगों से आपसे कुछ फीडबैक चाह रहा था, मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ टैक्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, अकाउंटिंग की और ऑडिट तो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन मैं पहले टैक्स, क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट है, फाइनेंस मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो अगर बीकॉम वाले, इंटर वाले, बीबीए वाले, एमबीए वाले अगर सीखना चाहते हैं इस चीज़ को, टैक्स को, जो कि आपको पता है टैक्स में बहुत चीज़ें हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में, फ्रॉम द बिगिनर लेवल टिल एक्सपर्ट लेवल तक मैं इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा, आई प्रॉमिस। इनकम टैक्स में भी, सेल्स टैक्स में भी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी इंशाल्लाह फ्रॉम द बिगिनिंग से टिल द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अगर आप लोग का किसी में कोई इंटरेस्ट है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग मिलेंगे मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना के डालूंगा ताकि, और उसको मुझे फीडबैक मिलेगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।